नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्त, जैसा कि मेरे कैमरा मास्टर कुर्सी खोज रहे हैं, ठीक है, अपना कुर्सी में व्यस्त है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, कल का मेरा क्वेश्चन था कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में दोस्त ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? हड्डियों में ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। मेरा नेक्स्ट डे का क्वेश्चन है कि उपास्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थियों में, ध्यान से सुनिएगा, उपास्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसका अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले दिन जरूर इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, आइए करा कि जैव उर्वरक आज इसके बारे में जितना भी डिस्कस करना होगा सारा A to Z क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा उपयुक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है वह है एजोला और नील हरित शैवाल। अल्फा अल्फा क्या है? एक घास है। अल्फा अल्फा क्या है? एक घास है। ठीक है, यानी कह रहा है कि किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है, तो एजोला और नील हरित शैवाल। किसको? एजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। किसमें? जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। राइजोबियम, नील हरित शैवाल तथा एजोला में से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इन सभी का यानी राइजोबियम का भी, नील हरित शैवाल का भी और एजोला का भी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, कह रहा है कि ईस्ट, क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है, तो एजोला। एजोला क्या है दोस्त? जैव उर्वरक का क्या है? एक स्रोत है। कह रहा है कि दालें, चावल, गेहूं तथा गन्ना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं वह है दालें। वह कौन है? तो दालें, यानी अर्थात देखिए, दालें का जो जड़ है ना दोस्त, सबसे अधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए दोस्त देखिए, यूरिया 2,4-D, यूरिया 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है, तो एजोला। एजोला क्या है? एक जैव उर्वरक है। ठीक, पौधों द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है, तो नाइट्रोजन। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है क्या? नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट। यानी पौधों द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप क्या है बाबू? नाइट्रेट। पशु विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, तो एजोला। एजोला क्या है? एक जैव उर्वरक है। एजोला एक जैव उर्वरक है। ठीक, सुमेलित कीजिए नील हरित शैवाल। कौन सा? नील हरित शैवाल जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण करता है। बायो 902 सरसों का कायक्लोन है, यानी बायो 902 क्या है? तो सरसों का कायक्लोन है। और सरसों के बात करें तो सबसे अधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान करता है। कौन सा करता है? राजस्थान। अगर पूछेगा कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, सोयाबीन का दोस्त सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बताइए। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होता है, लेकिन पूछेगा कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र करता है। ठीक ना। कपास का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र। और दूसरा स्थान पर कौन है? गुजरात। दूसरा स्थान पर गुजरात। कोई दिक्कत है? आइए, नील हरित शैवाल ये तो बता दिए। करे कि एजोटोबैक्टर क्या है? तो जीवाणु। एजोटोबैक्टर क्या है? जीवाणु है। गेहूं, चना, धान एवं सरसों में से वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है वह है धान। कि धान जो है ना, धान में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। नहीं, धाने के न खेत में ये नील हरित शैवाल लग जाता है तो वह किस रूप में कार्य करता है? तो एक उर्वरक, जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। समझ में आ गया ना। बाजरा बोलो, मुंह में मत बोलो, कस के बोलो कि यस सर। बाजरा, गेहूं, मक्का एवं धान में से नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, तो किसमें? धान को।
यानी धान को जो है ना दोस्त, नील हरित शैवाल का उपयोग धान में नत्रजन आपूर्ति यानी नाइट्रोजन की यानी नाइट्रेट की आपूर्ति के लिए किया जाता है। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से। यानी नील हरित शैवाल को साथ मिलाइएगा ना तो एजोला एक अच्छा उर्वरक का कार्य करेगा। एजोला एक अच्छा उर्वरक के रूप में कार्य करेगा। बहुत सुंदर। देखिए एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। यानी एजोला का सहचारी कौन है दोस्त? नील हरित शैवाल। यानी नील हरित शैवाल के साथ एजोला मिलकर नाइट्रेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? नाइट्रेट का निर्माण करता है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। या एजोला कहे तो नील हरित शैवाल के साथ मिलकर एक अच्छा उर्वरक तैयार करता है। कोई दिक्कत है? तो एजोला एक क्या है? तो जलीय फर्न है। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है तो एजोला। एजोला क्या है? एक जैव फर्न है। साइनोबैक्टीरिया प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना वह जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चना, मटर, सेम तथा धान में से वह पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है वह है धान। यानी धान जो है ना बाबू वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। ना तो चना, मटर, सेम ये सब कैसा है? जितना भी दलहन सामग्री होता है वह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। वह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। कोई दिक्कत है? देखिए कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। तो गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को खींचिए धीमा कर देते हैं। यानी गड्ढों में अपशिष्ट, चलिए दोस्त देखिए करेक्ट, कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है तो गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को खींचिए धीमा कर देते हैं। यानी गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को खींचिए क्या कर देते हैं? धीमा कर देते हैं। लाल, भूरा, हरा तथा नीला हरा शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है वह है नीला हरा शैवाल। कौन है? नीला हरा शैवाल। ये क्या करता है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। कौन सा? तो नीला हरा शैवाल। नीला हरा शैवाल कहाँ देखने को मिलता है? तो धान के खेतों में। अब सर धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है पूछिए? छोटकी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। पशु जुगाली करती हैं तो उसे कौन सी गैस? मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस। बहुत सुंदर। ये सब पेपर में कई बार। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग यानी नाइट्रोजन दोस्त, तो उसी को नत्रजन लिखा है, ठीक ना? इससे गड़बड़ाइएगा नहीं। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है तो उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो राइजोबियम जैपोनिकस। राइजोबियम जैपोनिकम या सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन के ही नत्रजन लिख रहा है, ठीक ना? इससे गड़बड़ाइएगा नहीं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है कौन? तो राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। 2,4-D है। 2,4-D है। क्या है सर? तो एक खरपतवार नाशी है। क्या है? एक खरपतवार नाशी है। कोई डाउट है? चलिए दोस्त देखिएगा ध्यान से। मानव कंकाल, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। हमारे शरीर का अधिकतम भार है किससे? तो जल से। यानी हमारे शरीर में अगर पूछा जाए तो 80% के अप्रोक्स कितना क्या रहता है? जल रहता है। क्या रहता है? जल रहता है। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किससे? तो जल से। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है बाबू? 60 से 70%। 60 से 70%। शरीर के कुल भार का 7% रक्त होता है। शरीर के कुल भार का
7% रक्त होता है। रक्त माने क्या होता है? खून, यानी ब्लड। अब ब्लड का पीएच मान 7.4। बहुत सुंदर। 7.4 को ही 7.4 कहते हैं, समझ गए ना? ठीक है। मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह है ऑक्सीजन। वह है ऑक्सीजन। भैया के बेचारी। चलो आइए देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह है ऑक्सीजन। वह है ऑक्सीजन। वो बेचारा आज रात बस सुतेगा नहीं। ठीक है, आओ बाबू। ठीक है, मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह क्या है बाबू? ऑक्सीजन है। वह क्या है? ऑक्सीजन। लौह, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है बाबू? तो देखिए, कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक है। अब वयस्क मानव में होती है तो 206 अस्थियां, यानी वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां। मानव कंकाल में अब तक कुल हड्डियों की संख्या 206। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208। 200। बच्चों में, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300, लगभग 300। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। 206 होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस। कहाँ होती है? कान में। ट्रिक क्या होता है कान की हड्डियों का नाम? मिस, यानी MIS, मेलियस इनकस स्टेप्स। मेलियस इनकस दुदुनी के द्वितीय 6। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में, यानी हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डी दोस्त कहाँ पाई जाती है? कान में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। कितनी होती है? 29। बताइए। फेस पर हड्डियों की संख्या 14। ठीक है। कपाल में 8। कपाल में 8। ठीक। हार्ड एक हड्डी होता है, हार्ड एक, जो कि मस्तिष्क को साधे रहता है। कोई भी कहते हैं। कान में 6। कान में हड्डियों की संख्या, एक कान में 3 गो, एक कान में 3 गो, तो 2 गो कान होता है ना, तो उसमें जिसका 2 गो कान होगा भाई साहब उसमें 6 हड्डी, जिसका एक ही कान होगा उसमें 3 गो हड्डी। ठीक है ना? तो जनरली 2 कान होता है आदमी का। ठीक। कोई एक्सेप्शन के होता है एक कान वाला। ठीक है। कोई दिक्कत है? तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। तो कान में हड्डियों की संख्या अगर पूछेगा तो कितना होता है? 6। थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाओ बच्चे, सीखो। कोई दिक्कत है? आओ। मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। आइए। कह कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 12। कितनी? 12 जोड़ी। अगर टोटल संख्या पूछ ले तो 12 दूनी 24। यानी दोस्त पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24। और कितनी जोड़ी? तो 12 जोड़ी। और मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या पूछेगा ना तो 639। कितना? 639। ठीक। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है तो खोखली। पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। जांघ की भी हड्डी कैसी होती है? खोखली। अच्छा। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है, क्या है सर? तो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कुल्हे के जोड़ का, कुल्हा जो होता है ना, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन ही क्या कहलाता है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड में से कितनी स्पाइनल कोड में से निकलती है कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र? तो 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना लीटर पेशाब करता है? तो 1.5 लीटर। कितना लीटर दोस्त? यानी पर डे एक आदमी तकरीबन 1.5 लीटर यूरिन करता है। ठीक ना? पेशाब। देखिए, प्रत्यास्थ यानी प्लास्टिक, सॉरी प्रत्यास्थ इलास्टिक ऊतक, ठीक है, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु। यानी लिगामेंट क्या है बाबू? लिगामेंट क्या है? तो अस्थियों के कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक, उसे क्या कहते हैं?
लिंगामेंट हिंदी में स्नायु, लिंगामेंट को हिंदी में स्नायु। टेंडर माने क्या होता है, जो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है उसे टेंडर कहते हैं। टेंडर को हिंदी में कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन। टेंडर को, टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं, कंडरा। कंडरा, टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं, टंडरा, कंडरा, कंडरा। ठीक है, आइए देखिए, दांतों पर जमी हुई परतें बनी रहती हैं तब भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, यानी दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं किसके, तब भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनसे रक्त का संचरण नहीं होता है, जिससे रक्त का संचरण। चलिए दोस्त देखिए, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून जो होता है मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है तो कैल्शियम और फास्फोरस की। अस्थि एवं दंत के निर्माण हेतु, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है किसकी, तो कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम एवं फास्फोरस की। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है वह है आयोडीन। आयोडीन जो है दांतों के मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन ये सब आवश्यक है दांत के लिए, लेकिन आयोडीन दांत के लिए आवश्यक नहीं है। आयोडीन का सूत्र क्या होता है, सॉरी, आयोडीन को आई से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या पूछे तो कितना होता है आयोडीन का, 52 के 53। आयोडीन का 52 होता है, कितना, 52। और 50 किसका होता है, टीन का, 50 टीन का। ठीक है, देखिए मनुष्य के जीवन काल में 52-53 में से ही होता है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं कितना दांत, तो 20 दांत। यानी मनुष्य के जीवन काल में जो दांत 2 बार निकलता है उसकी संख्या कितनी होती है, 20। कितनी होती है, 20। ठीक है, और जो दांत 2 बार निकलता है उसे डायफोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफोडोंट। और जो दांत 1 बार निकलता है उसे मोनोडोंट कहते हैं। मोनोडोंट कहते हैं। कोई दिक्कत है। अच्छा जी, अस्थि कोमा दंत वल्क, डेंटिन तथा सीमेंटम में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है तो दंत वल्क। कौन है, दंत वल्क। मानव शरीर में से सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं किसकी, तो जबड़े में। यानी मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है किसमें, तो जबड़े में। किसमें, जबड़े में। देखिए उरोस्थी, यानी उरोस्थी क्या होता है, तो ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन किससे कनेक्ट होता है, तो अस्टर्नम से। किससे, अस्टर्नम से। कोलार बोन क्लेविकल से कनेक्टेड होता है, और नी कैप पैटेला से, और शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। शोल्डर ब्लेड में क्या होता है, यानी शोल्डर ब्लेड में, यानी स्कंद फलक में क्या होता है, स्कैपुला। और देखिए पैल्विक, कैल्विक और स्कैपुला की संख्या कितनी होती है, 2 2 2। यानी पैल्विक, कैल्विक और स्कैपुला। याद आ गया, जब हम अस्थि पढ़ा रहे थे ना दोस्त, अस्थि तंत्रिका, तंत्र सब है, तो हम उसमें आपको वीडियो में कराए हैं। ठीक ना, मानव कंकाल तंत्र जब कराए थे, उस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा जरूर जाकर। ठीक ना, यहीं पर हम लोग ये करते हैं, आगे हम लोग इतिहास में बढ़ते हैं। ठीक, चलिए दोस्त अब हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी भारत में दोस्त यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था कब, तो 1498 ईस्वी में। कब, 1498 ईस्वी में। ठीक, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कहाँ से बनकर आया था, यूरोप से ही बनकर आया था। यानी इंग्लैंड से ही इसको बनाकर भेजा गया था, पुर्तगाल से ही, सॉरी, पुर्तगाल से ही इसको बनाकर क्या चीज, तो वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भेजा गया था। अब भारत में कौन बना था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में यूरोपियों का प्रथम वायसराय चुना जाने वाला है।
पुर्तगालियों का पूछेगा कि भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना था भारत में, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। देखिए, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था किसने? जमोरिन ने। किसने? जमोरिन ने। ठीक है। समुद्री यात्रा आदेश, यानी वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। यानी वास्को डी गामा जो था किस देश से संबंधित था? तो पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का था? स्पेन के। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। कैप्टन कुक किस देश का था? ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान का तस्मान कहाँ था? तो हॉलैंड का। कहाँ के? हॉलैंड का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। ठीक। पुर्तगालियों ने भारत पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ? कोचीन में। यानी पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? तो कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। यानी बाबू मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? तो पुर्तगाली। वह कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। किसने? पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित किया गया था वह क्या था? तो हुगली एवं चिंसूरा। हुगली एवं चिंसूरा। हुगली एवं चिंसूरा। कोई कहते हैं पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन क्या है? पांडिचेरी के संबंध में सही कथन क्या है? तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। किसने? पुर्तगालियों ने। कहने का मतलब है बाबू कि हुगली किसको? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। किसने? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था बाबू? जॉब चर्नोक कलकत्ता का संस्थापक था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया डुप्ले के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? डुप्ले के नेतृत्व में। फ्रांसीसियो ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे कौन? तो ब्रिटेन के। कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के। यानी भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे कौन? ब्रिटेन के। सही कथन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोची में क्या किया? फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज, ध्यान से सुनिएगा, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके साथ आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यानी कोई भी भारतीयों को अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था। तो अंग्रेज क्या करता था कि भारतीयों को कुछ लुभावना राशि देकर, यानी कुछ राशि देकर अपनी सेवा में क्या कर लेता था? नियुक्त कर लेता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था किसको? तो लिवेंट कंपनी को। किस कंपनी को? लिवेंट कंपनी को। ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किस कंपनी को प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। किस कंपनी को? लिवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर। कौन था? अकबर। यानी लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था ना बाबू, उस समय भारत का बादशाह कौन था?
अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। वह मुगल साम्राज्य जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो जहांगीर के समय में। गौर फरमाइएगा दोस्तों, अगर पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब इंग्लैंड में स्थापना हुआ था ना, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुआ था, समझ रही हो, उस समय भारत में किसका शासन था? तो अकबर का। किसका शासन था? अकबर का। लेकिन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के लिए आया, तो उस समय भारत के शासक कौन था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। समझ में आ गया ना दोनों क्वेश्चन? यानी इंग्लैंड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, उस समय भारत में कौन थे? अकबर। अकबर यहाँ के कौन थे? शासक। और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया, तब उस समय कौन था यहाँ पर? जहांगीर। यानी यहाँ के शासक कौन था? जहांगीर। अब दोनों सवाल समझ में आ गया। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, तो सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। यानी सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शुरुआती में मुख्यालय स्थापित किया था, यानी कोठी स्थापित किया था। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरो को काश्तकारी के लिए, यानी उस पर डिजाइनिंग करके कतारने के लिए, हीरा से डिजाइन के हर चीज अलग अलग काश्तकारी कर करके डिजाइन बनाने से संबंधित है। कोई दिक्कत है? अब भारत में हीरे की खान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत है? उस हीरे की खान का क्या नाम है? बूटे की खान किस लिए प्रसिद्ध है? बूटे की खान भारत में नहीं है भाई साहब, बूटे की खान भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी खान? बूटे की खान प्रसिद्ध है। आइए, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो सूरत में। आ गया ना? यानी भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर? तो सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। ठीक। अच्छा जी, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ पर? तो सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश यानी 1625 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कारखाना स्थापित किया था। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था, थॉमस बेस्ट ने। किसने? थॉमस बेस्ट। यानी थॉमस बेस्ट ऐसा पुर्तगाली था, सॉरी, थॉमस बेस्ट ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थल पर हराया था। स्वाली स्थल पर हराया था। ठीक। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। किसने? तो अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में से वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। कहाँ पर? तो सूरत में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यानी प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी उसका मुख्यालय कहाँ था? तो सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों से लिया था क्या चीज? बॉम्बे को। किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। यानी अंग्रेज जो है ना, वह पुर्तगालियों से बम्बई को लिया था। बॉम्बे का संस्थापक पूछेगा तो कौन था? तो गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार। अब बॉम्बे पूछेगा कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर। किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर। सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? कोई दिक्कत है? अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। यानी अवध के जो नवाब था सादत अली ने प्रयागराज इलाहाबाद का किला किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया था। कब? 1797 ईस्वी में। कब बाबू? 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था, सर जॉन चाइल्ड थे। सर जॉन चाइल्ड थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड थे। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऐसा गवर्नर था जिसे औरंगजेब ने भारत से क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था, यानी भारत से भगा दिया था। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर
अधिग्रहण यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का असर था, यानी कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछ दे तो 1746 से 48, 1746 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पूछ दे तो 1749 से 54, 49 से 54। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पूछ दे तो 1756 से 63, 1756 से 63। आई सब जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ना दोस्त, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, अब आइए करें कि कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-सैपल यानी एक्स-ला-सैपल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। यानी पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के उपरांत अंत हुआ था, तो एक्स-ला-सैपल की संधि के तहत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत अंत हुआ था, तो अनिर्णायक युद्ध। यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ना, यह अनिर्णायक था, यानी इसमें कोई संधि समझौता नहीं हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ था। यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था, ब्रिटिश की हार हुई थी। यानी प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1767 से 69, 1767 से 69। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, 1782 से 84। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, 1790 से 92। और तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, 1700। और इसी 1799 ईस्वी में ही टीपू सुल्तान की मौत हो गई, टीपू सुल्तान की मौत हो गई। कोई दिक्कत है। द्वितीय मैसूर युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के मध्य 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। बहुत सुंदर, कितना सुंदर, यानी हैदर अली की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु के उपरांत टीपू सुल्तान कमान संभाल लिया, यानी पूरा शासन कौन संभाल लिया, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को मैसूर का क्या कहा जाता है, टीपू सुल्तान को मैसूर का क्या कहा जाता है, खाली स्थान है, आप भरिए कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। टीपू सुल्तान को मैसूर का क्या कहा जाता था, ध्यान से भरिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता था, बोलो। टीपू सुल्तान को और किस नाम से जाना जाता था, तो लिटिल कारपोल के नाम। टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था, तो अन्य किस नाम से जाना जाता था टीपू सुल्तान को, बताइए जल्दी से भाई साहब। आप लोग भी टीपू सुल्तान को के बारे में बताइए, टीपू सुल्तान को और किस नाम से जाना जाता था। कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63, 58 से 63। ठीक है, देखिए प्रथम यूरोपीय व्यक्ति। चलिए दोस्त, तो यहीं पर हम लोग का वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले दिन जरूर क्विज से जुड़िएगा, रोज वीडियो देखिए, आप में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सुंदर है, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। ठीक, बहुत बढ़िया, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर कमेंट कीजिए, नहीं कि कैसा क्विज लगा, कोई दिक्कत। ठीक है दोस्त, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।